एवरीवन, आज हमारा क्लास पाइगेट थ्योरी में हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सब्जेक्ट है आप लोग का उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप लोगों को ये टॉपिक अलग अलग आपके सब्जेक्ट में हो सकता है, तो आप उसको बस नाम से याद रखिएगा। पाइगेट थ्योरी आज हमें करना है। इसको हम पियाजे का सिद्धांत कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये सिद्धांत होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। आप लोगों को हर जगह पे गुड इवनिंग गुड इवनिंग रंजीत, राम, अजरा, सना, सुधा, अनस, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है, दीपांशु गुड इवनिंग, पूजा, पूनम, पाइगेट थ्योरी, इसका दो तीन नाम से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। एक तो ये ही नाम से आ जाएगा कि पाइगेट थ्योरी क्या है, उसको समझाइए। दूसरा आपका आ जाता है कि संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में लिखिए। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पियाजे ने दी है, तो आपको जो है इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ये पूरा आप लोग को, ये पियाजे ने जो है अपनी इस थ्योरी में बच्चों का ये दिमाग जो है कैसे डेवलप होता है उस पर रिसर्च किया है और वो दिया है। इसमें 4 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं। 4 स्टेजेस में बच्चों का जो है दिमाग यानी कि मेंटल डेवलपमेंट होता है, और ये 4 स्टेजेस ये है। जब बच्चा छोटा रहता है, जब जन्म लेता है, तो उसके बाद उसकी स्थिति कैसी होती है, क्या करता है, कैसे उसका कॉग्निशन डेवलप करता है, फिर उसके बाद एंड देन एडल्ट के टाइम में यानी किशोरावस्था के टाइम में यानी एडोलेसेंस के टाइम में उसका कैसे रहता है, वो सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, अब मिशन कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो पाइगेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। इस थ्योरी में इन्होंने कहा है कि बच्चों का जो दिमागी विकास होता है वो 4 स्टेजेस में, 4 अवस्थाओं में होता है। ये आपके जो 4 अवस्थाएं हैं, एमजेपीआरयू का बैच नहीं है बाबू, उसका नोट्स ही मिलेगा। ये जो 4 आपकी अवस्थाएं हैं, वो 4 अवस्थाएं जो है, पहला स्टेज जो आ जाता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है संवेदी गतिक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक का। ये एज जरूर याद रखना, 0 to 2 इयर्स के बच्चों को जो है हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज में रखते हैं। और सेंसरी मोटर स्टेज में जो भी बच्चा रहता है वो उसका दिमाग किस तरह से, उसका ब्रेन कैसे डेवलप करता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। पहले चारों स्टेज का नाम याद रख लो और नाम के साथ एज, जो ईयर बताया जा रहा है वो याद कर लेना है। ठीक है, दूसरा आप लोग का आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड स्टेज है, इसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसमें एज आप लोगों का क्या है, इसमें एज रहता है 2 से 7 साल, 2 to 7 इयर्स। एकदम याद रखोगे एज। जब बच्चे 2 साल के होते हैं और 2 साल से ज्यादा के 7 साल तक के रहते हैं, 7 इयर्स तक, वो हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएंगे। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर हमारा स्टेज है, इसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसमें जो एज होता है 7 to 11 इयर्स का होता है। 7 to 11 इयर्स का। ठीक है, हिंदी में इसका नाम जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, अलग अलग रहता है। एंड द लास्ट जो 4th नंबर स्टेज है, इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, इसमें जो एज होता है 11 साल से ऊपर का रहेगा, 11 इयर्स प्लस। ठीक है, ये आप लोगों का जो है आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशन। चारों स्टेज का नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ये कॉपी पेस्ट जो कर रहे हैं ना, मैं ब्लॉक कर दूंगी आपको, मैं डायरेक्टली बता रही हूं। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, कॉपी पेस्ट। नहीं, नोट्स पर ऑफ नहीं है, नोट्स तो ऑलरेडी 400 का रहता है, उसमें क्या 50% ऑफ होगा। रोशन कुमार, कॉपी पेस्ट मत करो।
भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का एग्जामिनेशन आपका मई में होगा, ठीक है, मई में आप लोग का यहाँ पे देखा जाएगा एग्जामिनेशन। चलिए, तो ये आप लोगों के 4 स्टेजेस है। चारों स्टेज का अगर नाम याद रख लेते हो ना, तो आप भी जानते हो पाइगेट थ्योरी को लिखना फिर डिफिकल्ट नहीं है। और इस तरह से फ्लो चार्ट एग्जाम में बना देना, यहाँ पे लिखना पाइगेट थ्योरी, पिक्चर मत बनाना, नाम ही लिख देना। तो इस तरह से आप लोगों को वो आपके आंसर को एनहेंस करने में हेल्प मिल जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको चारों स्टेज में बताती हूँ कि होता क्या है। जो सबसे पहला स्टेज यहाँ पर दिया गया है वो है आप लोगों का सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चा 2 साल तक का रहता है। मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से 2 साल तक के एज जिस भी बच्चे का रहेगा वो सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। और सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा जो है अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना सीखता है। अब आप बोलोगे कंट्रोल करने का मतलब नियंत्रण। सेंसेस क्या है? 5 हमारे सेंसेस है, क्या क्या? आंख, कान, नाक, और फिर हमारा जो है जीभ यानी कि टंग, टच। ये 5 हमारे जो सेंसेस है, इन पांचों सेंसेस का हम कैसे यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए, यही पूरे 2 साल तक बच्चा सीखता है। कोई चीज उसको सुनाई दे दे तो तुरंत उधर नजर करेगा, कोई चीज उसको दिखाई दे रहा है तो उधर देखने भी लगता है। तो ये पूरे सेंसेस का यूज करता है वो। और इस एज में स्पेशली ये इस वाले स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस पे कमांड करना सीखता है। उसे जो चीज देखना है उधर ही अपनी आंख को करे, अपने सिर को घुमाए उधर देखे। तो ये सारी चीजें जो है फर्स्ट वाले आपके स्टेज में होती है। सेकेंड स्टेज जो प्री ऑपरेशनल है, ये बोला जाता है कि बच्चे का खेल का एज है, टॉय एज है, खेलकूद करते हैं, खिलौने से खेलते हैं। इस एज में बच्चे जो है दूसरे की चीजों को समझ नहीं पाते, मतलब दूसरे के थॉट प्रोसेस को, दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाते, बस अपने बारे में जानते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। सेल्फिश टाइप का स्टेज इसको माना जाता है। मतलब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कि आप 2 से 7 साल के बच्चे को मार्केट लेके गए, वहां पर कुछ उसे पसंद आ गया, तो बस वो वहां पर अपना जिद स्टार्ट कर देगा कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। बस आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, वो सुनने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये चीज जो है आपका इसमें सेकेंड वाले स्टेज में होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग पीडीएफ के थ्रू जानेंगे। तीसरा नंबर का स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तीसरे नंबर का जो स्टेज है, यहां से बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग यानी कि थोड़ा पॉइंट वाली चीजों को लेकर के सोचना स्टार्ट होता है। लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है, यानी अब बच्चा थोड़ा सा लॉजिक वाइज जो है चीजों को लेना स्टार्ट कर देता है, सोचना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, याद रखना। यहां पर लास्ट वाला जो है, यहां पर बच्चों का अकॉर्डिंग टू पाइगेट पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट बोलने का मतलब है कि यस, अब वो लॉजिकल सोचता है, जो चीजें उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पाता है, हर चीज को एनालिसिस कर पा रहा है। मतलब हर तरह से जो दिमागी तौर पे जो डेवलपमेंट मांगा जाता है वो इसी स्टेज में जो है देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये चारों स्टेज को याद रखोगे, ठीक है, एज भी याद रखोगे, स्टेज का नाम भी याद रखोगे, और जो मेन चीजें हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। 17 अप्रैल से, हाँ ठीक है। सेकेंड ईयर की क्लास कब कब होती है? मतलब यहाँ पे बात करी हो तो 4 बजे जो है आप लोग का थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को होता है। चलिए नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं अब एक एक स्टेज को कि इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों का जो है जो डेवलपमेंट है वो पूरे अप टू 2 इयर्स तक होता है। इसमें बच्चा जो है कुछ अलग अलग एक्टिविटी भी करता है, जैसे कि आप इसमें एक चीज को जानते होंगे, 8 महीने से 12 महीने तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको पैटर्न सीखते हैं। स्कीमा बच्चों का डेवलप होता है।
और 18 से 24 माह के बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसको हम बोलते हैं, ये वाला भी इसमें आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इसको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये वस्तु स्थायित्व तो हिंदी में बोला जाता है। ये वाली एक क्वालिटी बच्चों का दिमाग में डेवलप होती है, मतलब कहने का है कि जो चीजें बच्चों के सामने नहीं है वो भी उसको पता है कि आपने ही कुछ इधर उधर किया है, यानी कि वो है। जैसे कि जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो वो अगर कोई चीज लेते रहते हैं तो उनके हाथ से हम लोग ऐसे ले लेते हैं और लेके बोलते हैं कि लो वो चिड़िया ले गया, कुत्ता ले गया, कुछ भी हम बोल देते हैं। तो 8 महीने से पहले का बच्चा ये चीज मान लेता है, ओ हाँ ठीक है चला गया, हो गया, इधर उधर चला गया। लेकिन जैसे ही वो इस स्टेज से क्रॉस करता है, 8 मंथ से 9-10 मंथ्स में होता है, तो वो समझ रहा है आपने ही कहीं से उठा करके उसको इधर उधर छिपा दिया है। यानी कि जो उसके सामने जो चीजें नहीं भी दिख रही हैं उसका भी एग्जिस्टेंस है, ये चीजें वो समझने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक में जैसे मैंने बताया कि ये टॉय एज होता है, खिलौने का एज जो है इसको माना गया है। और दूसरी चीज इसमें हो जाती है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, एनिमिज्म जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं जीववाद। ठीक है, बच्चे को ऐसा लगता है कि जो जैसे उसको चोट लग रही है वैसे सभी को चोट लगता है। आप अगर उसको कहीं चोट लग जाए या उस चीज को आप मारोगे, जैसे दीवार में चोट लगी, दीवार को मारोगे तो खुश हो जाएगा, चुप हो जाएगा, उसको लगेगा जैसे मुझे चोट लगा, दर्द हो रहा है, वैसे उसको भी हो रहा है। तो इसको बोलते हैं जीववाद। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें भी उसको लग रहा है कि लाइफ है। ये एनिमिज्म आप लोगों का जो है इसका एक होता है। ठीक है, इसे उन्होंने जीववाद यानी एनिमिज्म की संज्ञा दी है। इस अवस्था में होने वाली संज्ञानात्मक विकास की दूसरी विशेषता ये होती है। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं। और मैंने फिर बताया ईगो सेंट्रिज्म होते हैं बच्चे, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें दूसरे की बातों को समझ में नहीं आता है। उन्हें चीज जो चाहिए सो चाहिए, बस अपने बारे में समझते हैं, अपने थॉट को, अपने विचारों को समझते हैं, दूसरे के विचारों को उतना ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक, लास्ट तीसरे नंबर का आपका हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज से एक तरह से बच्चा समझो कि आप थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब बच्चा जो है थोड़ा लॉजिकल सोच रहा है, दूसरों की बातों को समझ रहा है और अपनी भी चीजों को वो थोड़ा सा देख करके समझने की कोशिश कर रहा है। अब उसको क्या है कि जो चीजें उसके सामने हैं उसके बारे में अगर आप समझाते हो तो बहुत इजीली समझेगा, उन सभी चीजों को जो है मानेगा, लेकिन जो चीजें उसके सामने नहीं है उसको नहीं समझ पाता है। तो ये आप लोग का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। एंड द लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आपको जैसे मैंने बताया कि यहां से बच्चों की मैच्योरिटी, जो उसका दिमाग है वो पूरी तरीके से डेवलप होने लगता है और जो चीजें उसके सामने नहीं भी है उसके बारे में भी अब समझ रहा है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होती है, बोला जाता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होता है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो चीजें उसके सामने नहीं है, नहीं दिखाई दे रही है, उस पर भी बात करना, उसको भी समझना। जैसे कि आपको अगर मैं बोल दूं कि मानो कि कल आपको इस जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे? जस्ट एजम्पशन पर आप जो है उस क्वेश्चन को आंसर करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उसको हम हाइपोथेटिकल बोलते हैं। तो ये थिंकिंग जो है बच्चे का कंप्लीटली डेवलप होता है। तो ये आप लोगों का जो है 4 स्टेजेस है। इन 4 स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट इस तरह से होता है। ठीक है, अब चलिए अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लूं। राधे राधे मयंक। मैम मेरा पीसीएम है, मैं बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट क्या लूं? जेपी यूनिवर्सिटी बिहार, हमारी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में सेम पेडागोजी लेना होता है। जेपी यूनिवर्सिटी है आपका, आपको जो लेना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों का क्या पीसीएम है ना, पीसीएम वाले बच्चों को मैं बोलूंगी कि मैथ्स एंड फिजिक्स रखो, ज्यादा सही रहेगा, मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, अंजलि का है मैम बिहार डीएलएड एंड झारखंड डीएलएड का सब्जेक्ट अलग अलग है। बिल्कुल अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, यूपी का अलग है। कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक सेम होता है लेकिन ऐसे अलग है। मैम मैम हम सीटेट में हिमांशी मैम से
रिवाइज हो जा रही है हिमांशी मैम से पढ़े, वेरी गुड। एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है ना कि आपको हर जगह मिलेगा, सीटेट में मिलेगा, यूपी टेट में मिल जाएगा, आप लोगों को बीएड में मिल जाएगा, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पे रहेगा। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स क्या है ये क्वेश्चन? मैम मेरा बीए में ऑनर्स पेपर पॉलिटी है और सब्सिडरी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री है, ठीक है। पीजी पॉलिटी है और बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पॉलिटी और ज्योग्राफी है, तो ठीक है, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? जो आपने किया है आप तो उसी के अकॉर्डिंग लोगे ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए और किसी के कोई क्वेश्चन है? झारखंड क्लास का कैसे मैं डीएलएड का क्लास दे दूं बाबू? यूपी डीएलएड में हम लोग एडमिशन करवाते हैं तो उसका दे देते हैं, झारखंड का कैसे दे दूं? आप मैच करना, अगर सिलेबस जो मैच करेगा वो आप देख लेना, ठीक है। राजस्थान बीएड कर रहा हूँ, कोर्स चाहिए आपका। राजस्थान का आपको बाबू कोर्स नहीं मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि कोर्स इसका हम लोगों ने नहीं बनाया है। मैम आप बीएड कोर्स का सारे पेपर पढ़ाते हैं? ऐप में जो बैच होता है उसमें सारे पेपर पढ़ाया जाता है, यहाँ पे यूट्यूब पे ओनली 3 जो है क्लासेस होते हैं। आज हमारा क्लास है वाइगोस्की थ्योरी, जो आप लोगों को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में है, बीएड फर्स्ट ईयर का ये क्लास है। और वाइगोस्की थ्योरी आप लोग को जनरली जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में देखने को मिलता है। वाइगोस्की थ्योरी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एक आप लोग का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। जिसको अगर किसी तरह का डाउट रहा वो पूछ सकता है, इसमें क्या क्या इनका मेन पॉइंट्स है वो भी हम समझ लेंगे। मैम ये एमजेपीआरयू के लिए भी, हाँ ये सभी जगहों पे मिलता है, ये ऐसा थ्योरी है जो आपको सीटेट में भी पढ़ना है। और आप लोग जबकि देख भी रहे हो कि अभी मैं वैसे ही टॉपिक आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ जो आप लोग को सीटेट में बीएड में दोनों जगहों पर काम आ जाए। तो जो बच्चा सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा है वो भी ये क्लास को देख सकता है, ताकि उसका सीटेट अच्छे तरीके से क्लियर हो, क्योंकि बीएड में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। चलिए इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो बाबू वाइगोस्की थ्योरी का नाम याद रखना, ठीक है। नाम क्या है इसका? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ये इसका नाम है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है, ये इसका नाम है। नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कि हम तो पूरा थ्योरी पढ़ के बैठे हैं लेकिन हमें नाम ही नहीं पता, तो ये भी नहीं पता चलेगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, बस हम घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के नाम से जो है ये थ्योरी जानी जाती है। इसमें इन्होंने क्या बताया है? तो देखो वाइगोस्की का ये कहना है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी कि जो ये डेवलप होता है, कॉग्निशन का डेवलपमेंट जो होता है, वो समाज, सोसाइटी, कल्चर, भाषा, इंटरेक्शन करने से होता है, इसके साथ ही होता है। ये तीनों के तीनों बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट के लिए, ये वाइगोस्की का कहना है। वाइगोस्की के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला इनका यह कहना है कि ज्ञान का निर्माण बच्चों द्वारा किया जाता है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय चिल्ड्रन, इनका पहला पॉइंट यही है। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है भाई, मुझे तो दिख रहा है। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है। पहला पॉइंट इनका यह है कि वाइगोस्की का यह कहना है कि ठीक है कि बच्चा जो है अपने नॉलेज का क्रिएशन खुद करता है, वो क्रिएटर होता है, कंस्ट्रक्टर होता है अपने नॉलेज का, जो अपने नॉलेज को जो है क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों का पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि बच्चा जो है जो भी चीजों को सीखता है वो सामाजिक संदर्भ में होता है, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है।
मतलब जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, वहां से रिलेटेड उसका होता है। इसको समाज से अलग करके आप इसका डेवलपमेंट नहीं करवा पाएंगे, ये कहा जाता है वाइगोस्की की तरफ से। नेक्स्ट आप लोगों का है लर्निंग लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट वाइगोस्की बोलते हैं कि जो बच्चे का सीखना होता है, जो बच्चा सीखता है वो उसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाता है, यानी बच्चे का विकास होता है। जितना बच्चा ज्यादा सीखेगा उतना ज्यादा जो है उसका डेवलपमेंट होगा। देखो अभी फालतू के कमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, पॉइंटर्स है वाइगोस्की थ्योरी के, ये पॉइंटर्स है। तो अगर ये दिमाग में बैठ गया तो आप आराम से जो है इसका आंसर लिख पाओगे। तीसरा पॉइंट ये है कि कल्चर इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास का मुख्य निर्धारक है। फिर वो ये बोलते हैं कि जो संस्कृति है, कल्चर है, वो बच्चों का जो है कॉग्निशन डेवलपमेंट में यानी कि दिमागी विकास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये जो है वाइगोस्की बोलते हैं। लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। भाषा जो है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब इसी बात पर ये सारे इसके पॉइंटर्स हो गए, मैं कुछ आप लोगों को जो है अलग तरीके से वाइगोस्की को अपने शब्दों में जो हम सीखते हैं उसमें मैं आपको बता देती हूं ताकि दिमाग में आप लोग का बैठ जाए। ठीक है, देखो SCL याद रखना, कभी भी वाइगोस्की थ्योरी की बात होगी, वाइगोस्की नाम है एक बंदे का, इनके सिद्धांत की कभी भी बात होगी तो ये तीनों को याद रखना। यानी SCL है क्या भाई, तो SCL का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनकी थ्योरी में। S से हो जाता है समाज, समाज जिसको हम सोसाइटी बोलते हैं। इनके अकॉर्डिंग बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सी से हो जाता है कल्चर, अभी हमने पॉइंटर्स में पढ़ा भी कि संस्कृति से जो है बच्चों का जो कॉग्निशन है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एल से हो जाता है लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं भाषा। तो ये तीन ऐसे डिटर्मिनेंट है जो कि वाइगोस्की बोलते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनको हम लोग ट्राइंगल से भी जो है डिनोट कर सकते हैं, SCL, और यहां पे आ जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ये वाइगोस्की जो है चीजों को बताते रहते हैं। दूसरा, हाँ ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका ये हो जाता है पॉइंट कि जैसे कि वहां पे लिखा हुआ था कि चाइल्ड जो है अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का खुद क्रिएशन यानी कंस्ट्रक्ट करता है, क्रिएटर होता है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो हमारा क्या काम, टीचर का क्या काम है, तो टीचर का काम होता है कि वो उनको हेल्प करे। टीचर का काम है कि उनको फैसिलिटेट करे, जो सुविधा हम उनको दे सकते हैं बस हम उनको वो सुविधा प्रदान करें। अदरवाइज ये बच्चा इतना खुद सक्षम होता है, एबल होता है कि अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का निर्माण ये लोग खुद ही करते हैं। ये वाइगोस्की थ्योरी के कुछ पॉइंटर्स हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वाइगोस्की थ्योरी में एक नया नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है ZPD। नाम सुना है, अलग अलग नाम आएगा ना, देखो ये वाला पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना। ZPD क्या होता है इनकी थ्योरी में, ZPD हम किसे कहते हैं, तो इसका पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा। फुल फॉर्म क्या हो जाता है, जोन ऑफ, पी से प्रॉक्सिमल, डी से डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र।
ठीक है। अब ये वाइगोस्की थ्योरी ने अपने इस थ्योरी में, अपने सिद्धांत में जेडपीडी के लिए जो है बातें कही है। अब इस जेडपीडी का क्या मतलब होता है, कैसे होता है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और अभी आप लोग कमेंट ना ही करो तो सही होगा, क्योंकि मैं कमेंट देख नहीं रही हूं, तो आपके क्वेश्चंस चले जाएंगे, मैं देख नहीं पाऊंगी। अभी जो मैं समझा रही हूं प्लीज इसको समझो, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो मैं आप लोग को एक सर्कल बनाती हूं, एक छोटू सा सर्कल दिखा आप लोग को, एक ये वाला सर्कल दिख रहा है, दूसरे नंबर का सर्कल, एक और सर्कल बनाते हैं। ये 3 सर्कल आप लोग को दिख गया। ये तीनों सर्कल में क्या क्या चीजें बोला जा रहा है, वाइगोस्की क्या बोलते हैं तीनों सर्कल को, इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात करूं जेडपीडी का, तो ये जो फर्स्ट आपका सर्कल है, इस सर्कल में ये कहते हैं कि जैसे कि इनका स्टेटमेंट था कि हर बच्चे का जो है खुद से जो है बच्चा अपने नॉलेज का क्रिएशन करता है ना। तो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये बच्चा अपने नॉलेज का क्रिएशन खुद से करेगा, इसमें इसको कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, जितना अपने लेवल से कर सकता है वो करेगा। लेकिन वही अगर एक बच्चे को किसी पेरेंट्स के या कोई टीचर के या फिर उनसे ज्यादा, बच्चे से ज्यादा जानने वाले पर्सन की अगर हेल्प मिल जाती है, तो बच्चा यहां तक डेवलप कर जाता है। उसका डेवलपमेंट कहां तक हो जाता है, इस लेवल तक हो जाता है। ठीक है, इस लेवल तक। तो ये वाला क्षेत्र जो है क्या होगा, तो इसी को जेडपीडी के थ्रू समझाया जाता है। अब देखो ये बच्चे ने खुद से किया, ये चाइल्ड का अपने लेवल के अकॉर्डिंग हुआ। इस वाले सर्कल में बच्चे को थोड़ा सा हेल्प की जरूरत लगी, ठीक है, और उस हेल्प अगर किसी की थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो बच्चा उस लेवल तक डेवलप कर जाता है। तो जेडपीडी यही है। जेडपीडी कहता है कि ये वाला जो एरिया आया ना, यही आएगा आपका जेडपीडी। यानी कि आप अपने लेवल से निकल करके अपना जो बेस्ट लेवल है आपका, जहां तक आप डेवलप कर सकते हो, वहां तक जो पहुंचते हो, तो उसके बीच का जो ये पॉइंट होता है, वही आप लोगों का जो है जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। अब इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि राम जो है मैथ्स में खुद से पढ़ता था, तो उसको 40 नंबर आते थे। कितना आता था मैथ्स में, 40 मार्क्स आता था। फिर वही राम को जो है उसके एक टीचर मिले, वो हेल्प करने लगे, वो मदद किए उसको, और वो हेल्प मिली, तो राम को जो है वो टीचर के हेल्प से 60 मार्क्स आ गए। ठीक है, अब अगर हम पूछे कि भाई राम का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हुआ, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 20। मतलब बेस्ट लेवल से उन्होंने पढ़ाया, तो ये आपका आ गया 20। तो ये हो गया जेडपीडी। तो जेडपीडी क्या होता है कि बच्चे को अपने लेवल से बच्चे ने जो डेवलप किया और जो उसको हेल्प मिला उस लेवल पे जाके डेवलप किया, तो दोनों को हम माइनस करते हैं और वही हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निकल कर आ जाता है। अब एक और पॉइंट बताती हूं, ये जो आप हेल्प देख रहे हो, जिसको मैंने हेल्प आपको समझाने के लिए कहा है, लेकिन वाइगोस्की की थ्योरी है तो इतना सिंपल वर्ड थोड़ी ना यूज करेंगे, तो उन्होंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग, ठीक है, स्काफोल्डिंग, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो मचान बोला जाता है हिंदी में। तो स्काफोल्डिंग जो है, इसको हम बोलते हैं हेल्प को। और ये हेल्प टेम्पररी होती है, जब बच्चे को जरूरत है तभी हेल्प करोगे, जब जरूरत नहीं है तो ये हेल्प हटा ली जाती है। इसको हम लोग, इस हेल्प को हम लोग टेम्पररी हेल्प बोलते हैं। टेम्पररी हेल्प होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। जहां हमें लगेगा कि बच्चे को हेल्प की जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो बच्चा खुद से करेगा। जहां जहां लगा कि हाँ इसको हेल्प करना है वो कर देंगे, और उसके बाद जो है बच्चा खुद से डेवलपमेंट अपना करता रहेगा। तो ये वाइगोस्की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स है। एक तो जेडपीडी, एक ये स्काफोल्डिंग, ये क्या है और जेडपीडी क्या है, समझ में आ गया होगा। एक और है,
वाइगोस्की की थ्योरी में एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, है ना। प्राइवेट स्पीच को हिंदी में बोला जाता है निजी वाक। वाक वाक होता है ना, निजी वाक। निजी वाक का मतलब हो गया कि बच्चा जो है अपने आप को खुद से इंस्ट्रक्ट करता है, अपने आप को जो है इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप छोटे बच्चों को देखोगे ना, मतलब 4 साल 5 साल के बच्चे को, 6 साल 7 साल का, वो गलती अगर कर दिया ना तो खुद से बोलेगा नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ना ये सही करना चाहिए था, मुझे ना ऐसे करना चाहिए था। वो खुद से अपने आप को बात करेगा, वो मैंने गलत कर दिया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, ये खुद से बातें उसकी होगी। इसको हम लोग जो है प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और ये हमारा हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, निजी वाक। और ये निजी वाक जो है, प्राइवेट स्पीच जो है, वाइगोस्की का ही दिया हुआ है। क्लियर है? आप पूछो, आप किसी को कुछ भी पूछना है, मैंने मेन चीजें जो है वाइगोस्की थ्योरी की पढ़ा दी है, अब पूछ लो। अब मैं पहले आपके कमेंट ले लूं। अवध यूनिवर्सिटी के लिए है, बिल्कुल है। गुड इवनिंग। फार्मेसी किए हो और टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, बायो से आपका बनेगा सब्जेक्ट वही है, साइंस वाले में, साइंस में ही जाओगे। या सेल्फ टॉक टू वन सेल्फ, यस बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पॉइंटर्स हम लोग और देख लें। वाइगोस्की का पंगा हमेशा पाइगेट से रहता है। प्याजे और वाइगोस्की हमेशा अलग अलग रहते हैं। अगर प्याजे बोलेगा ईस्ट तो वाइगोस्की बोलेंगे वेस्ट, यही चीज चलते रहता है। तो ये वाला भी पॉइंट आपको सीटेट में भी आता है, बीएड में भी आपको लिखना ही होता है। यहाँ पर एक और पॉइंटर है, he contradicted the Piaget's theory which state the development precedes learning। इन्होंने पाइगेट के सिद्धांत का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि विकास सीखने से पहले होता है। देखो अब इनका एक चीज पे लड़ाई चलता है, लर्निंग और डेवलपमेंट को लेकर के। लर्निंग जिसको हम सीखना बोलते हैं, और डेवलपमेंट जिसको हम विकास बोलते हैं। पाइगेट बोलते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है, इसको पहले कौन मानता है, पाइगेट, प्याजे, प्याजे वाली थ्योरी पढ़े योगे। और वाइगोस्की बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, दोनों या तो वाइगोस्की बोलते हैं कि नहीं, पहले लर्निंग होगा तब डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों का जो है लड़ाई इसी बात पे चलता रहता है कि पहले कौन तो पहले कौन। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सीखने को, अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा एलोबरेट करके वो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, अगर उसमें सीखने को आगे किया हुआ रहेगा तो समझना कि वाइगोस्की का है और वो स्टेटमेंट, और अगर उसमें विकास को आगे रखा गया होगा तो याद रखना वो पाइगेट का स्टेटमेंट है। ये मैंने आपको बता ही दिया, एससीएल का जो था, है ना, वाइगोस्की 1978 का ये प्रस्ताव था इनका के बारे में। जेडपीडी मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, जो मैंने अभी आपको बताया उसी का पिक्चर है, जो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वाइगोस्की का अगर मेन मैं बताऊं ना, तो वाइगोस्की ज्यादातर जो है इस बात पे फोकस करते हैं कि बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट, ये जो संज्ञानात्मक विकास होता है, समाज यानी सोसाइटी, कल्चर, संस्कृति और भाषा, इन तीनों चीजों से बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस होता है, उससे उनको आगे वो बढ़ता है। तो ये जरूरी होता है बच्चों की लाइफ में, जबकि पाइगेट इसको हमेशा इग्नोर करते हैं। ठीक है, चलिए। और ये स्कार्फ फोल्डिंग भी मैंने आपको बता दिया कि स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है। बस यही था, आप लोग का भी कुछ क्वेश्चन आ नहीं रहा है। चलिए अभी आपके जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर करूं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। कल हमारा
लर्निंग एंड टीचिंग का क्लास। कल हमारा कंटेम्प्रेरी का क्लास रहेगा। मैम मेरा बीए में ज्योग्राफी ऑनर्स था, तो बीएड में कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? ज्योग्राफी रहेगा और ज्योग्राफी के अलावा एक और सब्जेक्ट आपको लेना होगा। तो जो आपके ग्रेजुएशन में और कोई सब्जेक्ट था, सिर्फ ज्योग्राफी तो होगा नहीं, कोई और भी एक सब्जेक्ट होगा, तो वो आप रख लोगी, बस हो गया, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी और को कोई डाउट है? क्लास लाइक कर देना सभी के सभी। क्लास अच्छा लगता है लेकिन लाइक करते नहीं हो। रुपेश का है कि मैम मेरा फिजिक्स ऑनर्स है, मैं 9-10 के लिए क्या पढ़ें, ये पूछ रहे हो। फिजिक्स ऑनर्स है तो 9-10 में तो नहीं है, मैथ्स में चले जाओगे ना। केमिस्ट्री रखे हो, केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, बायो का सब्जेक्ट यानी कि जूलॉजी बॉटनी है या नहीं। देखो, अगर मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी बच्चा लेके रखता है तो वो 9-10 में मैथ्स का टीचर बनता है। मैं क्लियर बता रही हूँ। मान लो कि आपका फिजिक्स ऑनर्स ही था लेकिन आपका मैथ्स और केमिस्ट्री था, तो भी आप मैथ्स के टीचर बनोगे। अगर आप लोग का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, जैसे जूलॉजी बॉटनी था, तो फिर आप साइंस के टीचर बनोगे। आज क्लास हमारा एरिक्सन थ्योरी होगा। मैंने आप लोग को लास्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 4 थ्योरी बताए थे। ये चारों थ्योरीज आप लोग को करके जाने हैं, जिसमें आपका पाइगेट थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, वाइगोस्की थ्योरी और एक एरिक्सन थ्योरी था। और उसी समय मैंने बोला था कि एरिक्सन थ्योरी एक बार और हम लोग कर लेंगे, तो आज इसीलिए आज हम लोग एरिक्सन थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मैंने उस दिन बताया था कि 4 थ्योरीज आप लोग को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में करके रखनी है। तो 3 थ्योरी तो ऑलरेडी हमने 2-2 बार कर लिया है कंप्लीट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बता देना। चौथी थ्योरी यही है, एरिक्सन थ्योरी। इसका हिंदी में इस थ्योरी का पूरा नाम जो है आप लोग का मनोविश्लेषणात्मक विकास होता है। एक बार मैं दिखा देती हूँ। इस थ्योरी को मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी के नाम से, सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और ये एरिक्सन ने जो है दिया है। ये एक ऐसी पहली थ्योरी है जिसमें कि बर्थ से लेकर के, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ टू आप लोगों का जो बुढ़ापा होता है, ओल्ड एज जो होता है, वहां तक के बारे में जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया है। मतलब बच्चे का जन्म से लेकर के जब तक इंसान जिंदा रहता है, ओल्ड एज तक में उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट आता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें जो है इसमें बताई गई है। पूरा आप लोग को पढ़ना है। तो इसमें ये थ्योरी का जैसे कि नाम ही है, साइको सोशल बोलते हो, मनोसामाजिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मनोसामाजिक, हिंदी में, है ना। मनोसामाजिक थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, और ये एरिक्सन ने दी है। इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है टोटल 8 स्टेजेस के बारे में बात की है। कितने स्टेजेस में बात की है? 8। ये वाला क्वेश्चन आगरा यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव में भी आते रहता है कि एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में कितने स्टेजेस के बारे में बताया है। तो टोटल याद रखोगे 8 के बारे में बताया है, और यही 8 स्टेजेस यहाँ लिखा हुआ है, उसी के बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे। मैम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम कब होता है? आप लोग का होता है मई में, अप्रैल मई के बीच में। अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होगा? जुलाई अगस्त में होगा। प्रिया ओके, सना गुड इवनिंग। यस, जन्म से मृत्यु तक बोल सकते हो। ठीक, चलिए क्लास लाइक कर देना सभी के सभी। अब इनका 8वां स्टेज का नाम आपको याद रखना पड़ेगा एकदम। ये काम ही इसी में पूरा थ्योरी कंप्लीट है। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये पूरा 8 स्टेज है, और इसका आपको नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी रहेगा। ये है टोटल 8 स्टेज जो एक जगह पे आपको मिल रहा है। 8 स्टेजेस है। पहला स्टेज स्टार्ट हो जाता है आपके इन्फेंसी से लेकर 18 मंथ तक, यानी कि आपके जन्म से लेकर के जो है 18 महीने के बच्चे तक, 18 मंथ्स के बच्चों तक जो है ये किस तरह का असर होता है जन्म से, वो इसमें ये जो आपको लिखा हुआ है यही है इस स्टेज का नाम। स्टेज का नाम क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास।
हिंदी में भी यहाँ पे दिखा देती हूं मैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास। और ये आप लोग का जन्म से 18 महीने तक की अवस्था है। तो पहला स्टेज आपको इस तरह से नाम भी याद रखना है, कौन से एज में है वो भी याद रखना है। अब आपका होगा कि इसमें होता क्या है मैम, तो देखो इसमें होता क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, है ना, पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट डिपेंडेंसी उनकी होती है, चाहे खाने पीने से लेकर के वॉशरूम, हर एक चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अगर सामने वाला उनको नहीं देता है तो उनको मिलेगा भी नहीं, राइट। तो ये डिपेंडेंसी उनकी रहती है 2-3 साल तक, तो ऑफकोर्स 2 साल तक तो डेफिनेटली रहती है। हाँ आता है बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड भागवत, ये आप लोग का फर्स्ट ईयर में भी है। छत्रपति साहू जी कानपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर का। बाबू यूपी में जितने भी सेमेस्टर वाले हैं ना, अप्रैल मई में एग्जामिनेशन होता है सेकेंड सेमेस्टर का, एकदम याद रख लो, ठीक है। गुड इवनिंग अनस। हाँ, तो यहाँ पर हमने पहला स्टेज देखा है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एकदम समझने की कोशिश करना है इसको। विश्वास बनाम अविश्वास जो इस थ्योरी का नाम है, इसमें क्या होता है कि देखो जब बच्चे का जन्म हुआ तो क्या वो तो डिपेंडेंट है, हर तरह से जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उनको खाना टाइम पर दोगे, आप जो है उनका ख्याल रखोगे, सब कुछ है ना। तो अगर बच्चे का ट्रीटमेंट यानी कि बच्चे का के साथ जो है सही व्यवहार किया जाएगा, यानी बच्चे का सही तरीके से ख्याल रखा जाएगा, तो उस बच्चे के मन में और लोगों के प्रति या फिर आसपास की चीजों के प्रति ट्रस्ट जन्म लेगा, यानी विश्वास का जन्म होगा उसके मन में, ठीक है। तो ये ट्रस्ट उस जो है सिचुएशन में होगा। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो जाता है, यानी कि बच्चों के साथ सही बिहेव नहीं होता है, या उनका ख्याल सही से नहीं रखा जाता है, या उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, वैसा अगर कुछ हो जाता है, तो उस बच्चे के मन में मिसट्रस्ट जन्म ले लेगा, यानी कि अविश्वास। आसपास के किसी भी लोग पे, कहीं किसी पे भी वो जल्दी विश्वास नहीं कर पाएगा। तो यही आप लोगों का जो है पहला स्टेज है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। या तो एक इंसान में ट्रस्ट जन्म लेगा या तो मिसट्रस्ट जन्म लेगा, दोनों में से एक ही होगा। और इसका जो है आप लोगों का होता है इन्फेंट टू 18 मंथ्स, यानी कि बच्चे के जन्म से 18 मंथ तक का ये स्टेज रहता है। इससे बच्चे में होप, यानी कि बोल सकते हो कि एक उम्मीद जो है वो जन्म लेती है। अगर देखो, अगर बच्चे में आप ट्रस्ट जन्म ले रहा है, यानी कि बच्चे को अच्छे से ख्याल रखा जाता है, टाइम पे खाना पीना सब कुछ जो भी है वो दिया जा रहा है, तो बच्चे में होप की जन्म होगी, उम्मीद यानी पॉजिटिविटी उसका जन्म होगा। लेकिन उल्टा होगा तो निगेटिव, यानी कि दूसरों के प्रति जो है एक बोल सकते हो कि निगेटिव चीजें जो है उसके अंदर बैठने लगेगी, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेज क्या कहता है, सेकेंड स्टेज कहता है आप लोग का ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। अब इसको हिंदी में भी मैं आपको दिखा दूं। सेकेंड स्टेज है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। आप बोलोगे मैम इंग्लिश ही सही था। इसका स्टेज क्या, एज क्या होता है, 18 मंथ से लेकर 3 साल तक, 18 महीने से लेकर 3 साल तक अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ये सेकेंड स्टेज रहता है। तो ये ऑटोनॉमी क्या है, स्वायत्तता जो लिखा हुआ है ये क्या है। देखो जब बच्चा धीरे धीरे जो ग्रोन अप होने लगता है ना, तो बच्चे को क्या किया जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है, जैसे अपना वो काम खुद से कर सके, जैसे वॉशरूम खुद से जा सके। सबसे मेन वॉशरूम वाला ही पंगा होता है कि बच्चा खुद से करना सीखे पहले। तो ये वाले में जब 18 मंथ से 3 इयर्स के बीच में जब बच्चा होता है, तो उसके अंदर या तो ऑटोनॉमी जन्म लेगा, ऑटोनॉमी का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंस, समझ सकते हो, यानी कि स्वायत्तता यानी खुद से काम करने की इच्छा, या फिर शेम यानी कि अपने ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर डाउट होगा उसको। तो कैसे होता है, इसको हम इस तरह से देखते हैं, जैसे मान लो कि बच्चा जो है 1.5 साल से यानी कि 18 मंथ से ऊपर का है, तो अब धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है कि देखो वॉशरूम कैसे जाना है, ऐसे जाओगे, ये करोगे वो करोगे, और बच्चा धीरे धीरे करता भी है, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चा करता है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं अब अपना काम खुद कर पा रहा हूँ,
या कर पा रही हूँ, वो एक चीज आता है कॉन्फिडेंस, उसी को ऑटोनॉमी बोलते हैं, उसी को हम स्वायत्तता बोलते हैं, यानी कि खुद से वो काम करने की इच्छा उसको हो रही है। एक काम आपने उसको सिखाया, अब वो धीरे धीरे अपना हर एक काम जो है खुद से करने की कोशिश करता है, भले वो कर ना पाए लेकिन कोशिश करता है, तो उसके अंदर वो विल, जो उसकी इच्छा होती है, वो जन्म लेती है। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं कर पाता है तो रीजन कुछ भी हो सकता है, ये भी मान सकते हैं कि बच्चा हैंडीकैप है, बच्चा चल नहीं सकता है, या फिर उसको अकेले में डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, रीजन कोई भी हो। लेकिन अगर वो बच्चा स्पेशली वॉशरूम का काम खुद से नहीं कर पा रहा है इन ईयर में, यानी 18 महीने से 3 साल के बीच में, तो उस बच्चे को अपने ऊपर डाउट होता है। तो आप बोलोगे कि मैम उस बच्चे को पता कैसे चला कि उसको ये काम कर लेना, क्योंकि पेरेंट्स लगातार उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई आता भी है तो बोलता अच्छा अभी तक इसको वॉशरूम आप ही करवा रही है, खुद से नहीं कर पा रहा है, खुद से नहीं कर पा रही है, तो वो चीज भी बच्चे के दिमाग में हॉन्ट करने लगती है कि यार मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, यानी कि बाकी सब बच्चे कर रहे हैं, नॉर्मल है, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हूं। तो उसको अपनी एबिलिटी के ऊपर जो है डाउट और शेम का मतलब होता है अपने ऊपर शर्म आना, वो उसको आने लगेगा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन जो है बच्चे की लाइफ में 18 महीने से लेके 3 साल के एज तक क्रिएट होता है, और दोनों में से कोई एक होगा किसी की भी लाइफ में, या तो ऑटोनॉमी होगा या तो शेम एंड डाउट होगा। ठीक, थर्ड जो स्टेज है 3 से 5 साल का है, जिसका नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। सारा मैं बोलूं ना तो स्टेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। थर्ड स्टेज का नाम जो है आप लोग का है पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, अब ये क्योंकि एज देखना, ये 3 से 5 साल के बच्चों का है, 3 इयर्स टू 5 इयर्स के बच्चों का है। इस एज के बच्चे, जैसे कि मैंने बताया कि आपने इसके पहले वाले स्टेज में बच्चे को खुद से वॉशरूम जाना ये सिखा रहे हो, तो अब क्या है ना कि अब बच्चे के अंदर वो इच्छा यानी उसका विल जागा है कि हाँ मैं सारा काम अब अपने से कर सकता हूं। तो धीरे धीरे बच्चे, धीरे धीरे उनको जो है आप अपना काम उनको करना सिखाओगे और वो करेंगे। इसी में से कुछ बच्चे को जो है, जैसे कि मान लो कि आप कहीं पे बैठे हो, ठीक है, इनिशिएटिव वर्ड आता है इसमें, इनिशिएटिव को हिंदी में पहल बोलते हैं। जैसे कि आप कहीं बैठे हो तो आपको कोई चीज चाहिए, तो अब 3 से 5 साल के बच्चे को तो आप बोल ही सकते हो कि वो लाके मुझे दे दो। वो स्टार्टिंग से वो एकदम प्राउडली वहां पे आ जाएगा और बोलेगा हाँ हाँ मैं दे रहा हूं या मैं दे रही हूं, ये मैं लाके दे दूं क्या, मैं ये कर दूं क्या। आप देखोगे कि आप कोई भी चीज कहीं रखे हो और उसको लग रहा है कि इसको उठा करके वहां ले जाना है, तो आप देखना कि वो बच्चे खुद से इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट करने का मतलब किसी काम को करने के लिए खुद से आगे आना। वो खुद से आगे आते हैं कि मैं लेके जाऊंगा या मैं लेके जाऊंगी, करते हैं कि नहीं, रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, वो होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कि पहल। जब बच्चा सेकेंड स्टेज अच्छे से क्लियर करता है ना, तो थर्ड स्टेज में ऑटोमेटिक उसके अंदर वो आगे काम करने की इच्छा होती है और वो करता भी है, वो उसको आगे लेकर के जाता भी है, तो वो इनिशिएटिव होगा। लेकिन जिस बच्चे का सेकेंड स्टेज में शेम एंड डाउट रहा, वो थर्ड स्टेज में कैसे कर पाएगा। उसके अंदर तो गिल्ट है। गिल्ट का मतलब है अपने आप को दोषी समझ रहा है वो, यार मैं भी अभी मदद कर सकता था ना, मुझे अभी हेल्प करना चाहिए था ना, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये काम मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये चीज या तो उसके मन में अंदर, उसके दिलो दिमाग में जो है ये डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाएगा। तो ये आप लोग का थर्ड स्टेज है, जो कि इनिशिएटिव होगा या तो आप लोग का गिल्ट होगा। फोर्थ नंबर स्टेज है 5 to 13 इयर्स के बच्चों के लिए। ये एज के बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो अब इनमें बहुत सारे चीजों में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए आ जाते हैं फोर्थ स्टेज, उद्योग बनाम हीनता। चलो इसको मैं भी बताऊं, उससे पहले मैं आप लोग के कुछ क्वेश्चंस देख लेती हूँ। बहुत कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप लोग को पता है कि मुझे कॉपी पेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां कॉपी पेस्ट करोगे मैं ब्लॉक मार दूंगी आपका पूरा ये आईडी, एक भी मैसेज नहीं कर पाओगे। जब पता है कि मैम अभी पढ़ा रही हैं, तो आप 1000 बार भी क्वेश्चन कर लोगे तो क्या मैं उसका रिप्लाई दे पाऊंगी? नहीं ना। तो खुद का अपना इतना दिमाग नहीं है आपके पास, 1000 के 1000 100 मैसेज भेजे जा रहे हो। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ही नहीं, अब लास्ट में मिलेगा जब ये पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या दूसरे बच्चे को डिसिप्लिन सिखाओगे जब खुद ही को आपको डिसिप्लिन नहीं पता है? तो
समझ में आ रहा है कि मैसेज चला गया है? मैम अभी क्लास में समझा रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, तो मेरा क्वेश्चन तो देख नहीं रही होंगी, तो डेफिनेटली आंसर तो करेंगी नहीं वो। लेकिन फिर भी नहीं, अपना मनमानी, अपना जिद करना है कि नहीं, करते जाएंगे हम लोग जब तक आंसर ना दे दे। यही मतलब हुआ ना। कामेश्वर कुमार का है सेकेंड ईयर में ऑप्शनल पेपर सबसे बेस्ट कौन रहेगा? ईवीएस रहता है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भागवत क्लासेस नहीं होता है, नोट्स आपको मिल सकता है, लेकिन क्लासेस तो अभी स्टार्ट हमने नहीं किया है। सही में ये 20-25 मैसेज से ऊपर ये रिपीटेड वे में, एकदम वेट करो, अब एकदम लास्ट में ही मिलेगा। चलिए, फोर्थ नंबर स्टेज क्या है हमारा? उद्योग बनाम हीनता, जो कि आप लोगों का मैंने बताया कि ये स्कूल गोइंग बच्चे हो जाते हैं। तो जब भी कोई बच्चा स्कूल जाने लगता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सोशल एक्टिविटी उनकी अलग हो जाती है, चीजों को देखने का नजरिया अलग हो जाता है, दूसरों की बातों का असर उनके ऊपर होने लगता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। तो अब हम उस नजर से जो है इन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो फोर्थ नंबर स्टेज में आ जाते हैं। जैसे कि एज याद रखना, फोर्थ नंबर स्टेज का क्या एज है? 5 to 13 ईयर्स। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये क्या हुआ? इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। अब देखो, अब इस स्टेज के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब उनको क्या चाहिए? उनको थोड़ा सा चाहिए कॉम्प्लीमेंट, उनको एप्रिशिएशन। हाँ, स्कूल जा रहे हैं तो हमें कोई जाने, हमारी टीचर हमें पहचाने, हमें माने, वैसा टाइप का कि हाँ ये लड़की है या ये लड़का है, ये कोई भी काम करना हो तो हमारा नाम ले। नहीं होता, एक इमेज बनाना, अपना अपना एक नाम बनाना, वो बच्चों के अंदर ये वाला कंपटीशन जो है वो आने लगता है। तो जब इस तरह की चीजें बच्चों के अंदर आने लगती है तो वो होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब सेम हो गया कि अपना वो समझ लो कि एक नाम बनाना चाहते हैं, अपने आप को जो है लोग उनको पहचाने, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री खड़ा करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि लोग जाने, तो वही आप लोग का इंडस्ट्री का मतलब हो जाता है उद्योग। तो ये अब क्या है कि ये बच्चे जो भी काम टीचर देंगी वो टाइम पर करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछेंगी वो रिप्लाई करेंगे, और एकदम प्रॉपर वे में होता है, एक बोल सकते हो कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। तो उनके अंदर ये इंडस्ट्री वाली भावना, फीलिंग्स डेवलप होगी, टीचर उनका नाम जानेंगे भी, बोलेंगे भी, तो उनको और कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर वाइस वर्सा रहा, इंफीरियोरिटी रही, इंफीरियोरिटी का मतलब होता है कि बच्चा जो एक्सपेक्ट कर रहा है, घर में अपना एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहा है कि हाँ मेरे साथ स्कूल में ऐसा होना चाहिए, मेरी टीचर मुझे पहचाने, मेरा नाम ले, लेकिन जब स्कूल में आता है वो बच्चा तो उसको उसके साथ उस तरह का बिहेव नहीं हो रहा है, या तो टीचर डांट देती है या उसके जो फ्रेंड्स है उसका इंसल्ट करते हैं, कुछ वैसा हो रहा है, तो उसके अंदर वो धीरे धीरे इंफीरियोरिटी आएगी। इंफीरियोरिटी का मतलब है कि अपने आप को नीचा देखना। अच्छा, इस स्टेज का एक और खासियत है कि ये स्टेज से ही अब इंपैक्ट जो है बाकी सारे स्टेजेस पर होगा। ये वाला स्टेज का भी इंपैक्ट रहता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता है। यहां से चाहे तो बच्चों का चेंज हो सकता है, लेकिन इसके बाद से, ये 13 इयर्स के बाद से चेंज नहीं होता। ये एक तरह से समझ लो कि बच्चों के दिलो दिमाग पर अच्छी चीजें जो है छोड़ने का एज होता है, बच्चों को जो है एक नई लाइफ या सही लाइफ देने का स्टेज होता है। तो यहां से जो है ये 5 to 13 इयर्स वाला एज जो है सभी जगह पे इंपैक्ट आने लगता है, ठीक है। तो अब या तो बच्चे का नाम हो गया, टीचर पहचानने लगे, टीचर जानने लगे, तो उसका तारीफ होगा, उसके बारे में बातें होंगी, वो बच्चा इंडस्ट्रियल फील करेगा उस तरह का कि वो मैंने कुछ बनाया है। या अपोजिट, बच्चा चाहता है कि हाँ मेरे अंदर जो है ये मुझे जो है इस तरह से जाना जाए, मुझे ये पहचाना जाए, लेकिन वो उसके साथ नहीं हो रहा है, तो इंफीरियोरिटी उसके अंदर आ जाएगी। इंफीरियोरिटी मतलब होता है हीनता, यानी अपने आप को नीचे देखना।
अब देखो, अगर उसके अंदर इंडस्ट्री डेवलप होती है तो कॉम्पिटेंसी आएगी, यानी बच्चे के अंदर जो उसकी क्षमता होगी वो और बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आएगा, उतना मेहनत करेगा, वो उतना जो है टाइम दे पाएगा। ठीक, तो ये बेसिक स्टेज एक तरह से बोलो तो बच्चे के कैरेक्टर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है। नेक्स्ट स्टेज है 13 टू 21 ईयर्स, ये होता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। अब यहां से सभी स्टेज पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। अब देखो, जिस बच्चे का इंडस्ट्री यानी कि उसको लग रहा है कि हाँ मुझे अब जाना जाता है, मेरे नाम से मुझे टीचर पहचानते हैं, बुलाते हैं, तो उस बच्चे के अंदर जो है आगे भी वो अपनी आइडेंटिटी, आप पहचान बनाना चाहता है। जैसे स्कूल में होता है ना कि अच्छा म्यूजिक है, चलो उस स्टूडेंट को बुला के लाओ, ठीक है, अच्छा उसको बुला के लाओ, डांस है इसको बुला के लाओ, मतलब एक नाम बन चुका, एक पहचान बना लेना, एक नाम से जाना जाए, वो बेसिक पॉइंट है। लेकिन इसके ऊपर वाला स्टेज है कि बच्चा अपना नाम बनाना चाहता है, अपना पहचान बनाना चाहता है किसी पर्टिकुलर चीज से। अच्छा मैथ्स हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसी का नंबर ज्यादा आएगा, वैसा टाइप का। तो ये बच्चे जो हैं इस स्टेज में अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान बनाते हैं, और अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, जॉब करने लगे या फिर कोई करियर बन गया, तो उनको उस तरह की फीलिंग रहेगी कि हाँ मैंने अपनी पहचान को बना लिया। और अगर नहीं हो पाया तो अपनी लाइफ के साथ वो कंफ्यूज होकर के रह जाते हैं। ये कंफ्यूजन, तो ये बेसिक चीजें जो है बच्चों की लाइफ में आना अब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 21 टू 39 ईयर्स, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब ये वाला स्टेज होता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में मतलब कि अपना फैमिली बनाने का। और अगर जो अभी तक अपनी लाइफ में अच्छा करते आ रहा है, जाहिर सी बात है कि उसकी फैमिली भी बहुत जल्दी बन जाती है, शादी हो जाना है या नए अपने कोई लड़का लड़की से मिले, लड़की लड़का से मिले, वो एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं। तो ये इंटीमेसी वाला टाइम इसकी लाइफ का आ जाता है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि अंदर उसके इतनी सारी चीजें दबी हुई है कि वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है, सभी के साथ रहते हुए भी उसको अकेला महसूस हो रहा है। आइसोलेट का मतलब होता है अकेलापन, तो वो उसको फीलिंग आएगी। ये देखो, ये मनोसामाजिक है, यानी कि समाज में हमारे साथ सोसाइटी में जिस तरह से हम रह रहे हैं या फिर हमारे आसपास के लोग हैं, उसका असर हमारे मन पर, हमारे दिलो दिमाग पे कैसा होता है, और फिर वही हमारे बिहेवियर में निकल कर आता है। यही एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में बताया है। आप लोग का 7th नंबर है 40 टू 65, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब ये स्टेज होता है अपनी फैमिली को पालने पोसने का, यानी कि उसके लिए काम करने का। तो वो काम में, प्रोडक्टिविटी वाले काम में जो है ये लग जाते हैं। इधर वाले जनरेटिविटी कर रहे हैं, यानी पैसा जनरेट करना, प्रॉपर्टी बढ़ाना, ये सब में लगे हैं। और अगर ये वाले टाइप के हैं तो स्टेग्नेशन है, यानी कि अपनी लाइफ में एक ही जगह रुक से गए हैं, आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं दिखाई दे रहा है वो। एंड द लास्ट स्टेज होता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसका मतलब हुआ कि ये ओल्ड एज का टाइम आ गया। अब इसमें जो है इंसान अपनी लाइफ में एक बार पीछे मुड़ करके देखता है, अपनी लाइफ के हर एक वो सिचुएशन को देखता है जिसमें उसे लग रहा है कि हाँ मैंने सही किया। और जब उसको ये फीलिंग आता है तो उसको इंटीग्रिटी की फीलिंग आएगी, यानी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आएगी कि हाँ मेरी लाइफ जो है सही रही, मैंने सब कुछ जो है सही किया है। लेकिन अगर उसको कहीं पे वो फेल हुआ है, फेलियर है, तो उसको डिस्पेयर की आएगी, डिसअपॉइंटमेंट की आएगी कि मैंने यहाँ पे ये गलती जो है की है। तो ये टाइप का पूरा एरिक्सन थ्योरी जो है 8 स्टेजेस में इंसान के पूरे लाइफ जर्नी को डिवाइड कर देते हैं ये। ठीक है, यही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। मैंने यहाँ पे नीचे में नोट्स में एक्सप्लेन भी किया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए अब आपके मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अब देखूं और अब आंसर मिलेगा। नोट्स कैसे मिलेगा? अच्छा एक सेकेंड, इस नंबर पे मैसेज कर देना, यहां से मिल जाएगा।
या फिर आप जो है ये ऐप पर जा करके देख लो, यहाँ पे डाला हुआ है कि नहीं। सभी नोट्स ऐप पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका है या नहीं, ठीक है। ये ऐप, और किसी को अगर क्लासेस लेने हैं अपने यूनिवर्सिटी के तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा है। अभी सभी बैचेस जो है आप लोगों के हैं। आज हमारा जो टॉपिक है कोलवर्क थ्योरी है। कोलवर्क थ्योरी आप लोगों का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में है, कहीं कहीं पर ये लर्निंग एंड टीचिंग में मिलेगा ये टॉपिक आप लोग को। तो ये कोलवर्क थ्योरी होता क्या है वो आपको समझना है, और इसको लिखोगे कैसे। और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो लॉन्ग में आता है, तो भाई थ्योरी है तो लॉन्ग में आएगा, और थ्योरी पर मार्क्स आप लोग को बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इसको अच्छे से आपको करना होगा, ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो क्लास है वो आप लोग का कोलवर्क थ्योरी, मैंने जैसे बताया कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है, और कहीं कहीं पर ये लर्निंग एंड टीचिंग में भी मिलेगा, ज्यादातर चाइल्ड डेवलपमेंट में, और लॉन्ग क्वेश्चन में ही ये आता है। देखो कोलवर्क जो है ना, नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है, मोरल डेवलपमेंट का इन्होंने थ्योरी ये दी है, और इनकी थ्योरी में इन्होंने पूरा स्टेजेस को कवर किया है। इनके अनुसार बच्चों के अंदर जो नैतिकता का विकास होता है, जो मोरालिटी का विकास होता है, वो 3 साल के बाद से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा 3 साल से कम का है तो उसके अंदर नैतिकता कितनी होगी? 0। याद रखना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं पर पूछा जाता है कि बच्चों के अंदर अगर 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर नैतिक विकास कितना हुआ होगा? बोलोगे 0। जो इन्फेंसी की अवस्था होती है, जो इन्फेंसी का स्टेज होता है 0 to 2 years, उसमें बच्चों का नैतिक विकास 0 माना जाता है, मतलब उसमें होता ही नहीं है नैतिक विकास, इस बात का ध्यान रखोगे। और आप लोगों का जो है कोलवर्क ये मानते हैं कि 3 साल से बच्चों का 3 साल से बच्चों का जो है नैतिक विकास स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फेज में होता है। तो पूरा इन्होंने जो है किस तरह से, कौन से एज में किस तरह से बच्चों का नैतिकता का विकास होता है, इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है एक्सप्लेन किया है। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, चलो फोकस करना इस पे, ये टॉपिक आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये है पहले तो याद रखोगे कि इन्होंने जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि कोलवर्क ने जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं उसमें कितने लेवल हैं। देखो 2 तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है कि लेवल कितने हैं, यानी स्तर, इसको हिंदी में स्तर कहा जाता है। 3 लेवल हैं, याद रखोगे। अगर लेवल्स पूछेगा तो भी याद रखोगे 3 है, और स्टेजेस पूछता है, अगर अवस्था पूछता है तो लिखोगे 6 है, ठीक है। ये याद ध्यान में रखना कि कौन से क्वेश्चन में 3 होगा और कौन से क्वेश्चन में 6 होगा। तो 3 लेवल कौन कौन से हैं? ये है 3 लेवल। प्री कन्वेंशनल, जिसको हम पूर्व पारंपरिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 स्टेजेस आएंगे, सब में 2-2 स्टेजेस है, इस तरह से 6 स्टेजेस हो जाता है। कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। और पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक, इसमें भी 2 स्टेजेस है। तो टोटल आप लोग के कितने हो जाते हैं? 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आएंगे कि जो हमारे 3 लेवल्स हैं, इसमें जो है कौन कौन सा स्टेजेस आता है वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी बात है कि आप लेवल्स को समझोगे, स्टेजेस को समझोगे, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप इनका नाम याद रखोगे कि हाँ ये वाला जो स्टेज है वो इस लेवल के अंतर्गत आता है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। गुड आफ्टरनून मैम, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का डेट शीट अभी तक नहीं है, आ जाएगा, मई में एग्जाम लेगा वो, याद रख लेना, बस अपनी तैयारी में लगे रहो ना। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा सा लेवल देखते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट लेवल का 2 जो है स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1 ये है, और स्टेज नंबर 2 ये है। अब आपको नाम याद रखना, प्री कन्वेंशनल हमारा पहला लेवल है, उसमें 2 स्टेजेस कौन कौन आते हैं? पहला स्टेज है अवॉइडिंग पनिशमेंट। अवॉइडिंग पनिशमेंट ये आ जाता है, अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट इसको हम बोलते हैं। अवॉइडिंग पनिशमेंट भी चलेगा।
ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन इसको बोला जाता है। सेकेंड जो इसका स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें बच्चा जो है अपना जो है इंटरेस्ट देखता है, वो ये देखेगा कि मेरा इसमें क्या फायदा है, तभी वो आंसर करेगा। अगर आप उससे कोई भी इंसिडेंट ऐसा हुआ है उससे पूछोगे कि आप बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सही गलत क्या है, तो उसमें अपना बेनिफिट देखेगा। पहले तो मोरालिटी क्या होती है, मोरालिटी यानी नैतिकता का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, और ये हर किसी के अनुसार अलग हो जाता है। हर कोई अपने अपने लेवल पे जो है इसको थोड़ा सा जज करता है, थोड़ा सा उसको चेक करता है, तो वो अलग हो सकता है ना। आप सभी के मोरालिटी के आधार पे वो चीजें अलग हो जाती हैं। तो पहला आप लोगों का जो है कि अगर जो फर्स्ट स्टेज आएगा ये होता है अवॉइड पनिशमेंट। अगर इससे बच्चे से अगर आप कुछ पूछोगे तो ये सोचेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या सिखाया, अगर मैं ये बोलूंगी तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा, और जो सिखाया है वो मैं बोलूंगी तो मुझे ओबीडियंट बच्चा कह के बुलाया जाएगा। तो ओबीडियंट बनना चाहते हैं बच्चे और पनिशमेंट को इग्नोर करना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग आंसर करेंगे। तो ये लेवल 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बच्चा कितने साल का है, 3 साल, 3 से 4 साल का बच्चा होगा। 3 से 4 साल 5 साल का बच्चा है, उससे आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, उसकी मोरालिटी तो अभी स्टार्टिंग फेज में है और उसको जो चीजें उसके पेरेंट्स सिखा रहे हैं वही वो बोल रहा है। दूसरा आपका जो स्टेज होगा सेल्फ इंटरेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा बच्चा 6-7 साल का हो गया, अब इसमें बच्चा अपना बेनिफिट देखता है, वो ये देख रहा है कि मेरा फायदा क्या है, मैं कौन सा बोलूं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो वही मैं बोलूंगा, वही मेरे लिए सही हो जाएगा। तो ये स्टेज नंबर 2 हो जाता है प्री कन्वेंशनल में। याद रहेगा प्री कन्वेंशनल जो हमारा पूर्व पारंपरिक है, फर्स्ट लेवल है, और उस फर्स्ट लेवल में 2 हमारे स्टेजेस आ जाते हैं, अवॉइडिंग पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट। प्लीज इसको याद रखना। चलिए सेकेंड में आ जाते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो है हमारा सेकेंड लेवल है, ये हमारा सेकेंड लेवल है, और सेकेंड लेवल में हमारे जो है स्टेजेस जो आते हैं स्टेज नंबर 3 और 4, ये 3 नंबर स्टेज है और ये 4 नंबर स्टेज है। इसमें आता है गुड बॉय एटीट्यूड, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड। इसमें बच्चे ना स्कूल गोइंग हो जाते हैं। ये जो सेकेंड लेवल है इसमें बच्चा स्कूल जाने वाला हो गया। तो आप जानते ही हो कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो थोड़ा अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस रहते हैं। उनको लगता है कि हर कोई उनकी तारीफ करे, वो बोले कि हाँ देखो कैसी कितना अच्छा लड़का है। अपने बच्चों को नहीं होता है कि पेरेंट्स बोलते देखो ये कितना अच्छा है, तुम कैसे हो। तो ये अप्रिसिएशन बच्चे सुनना चाहते हैं, वो इसीलिए वो लोग गुड बॉय या गुड गर्ल का एटीट्यूड बना करके वो ऐसा इमेज बनाना चाहते हैं। और जब उनसे आप नैतिकता के बारे में यानी मोरालिटी के बारे में क्वेश्चन करोगे तो वो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे कि मैं क्या बोलूं तो ये अंकल है या फिर ये सर है, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वैसा ध्यान में ये लोग रखते हैं। तो ये आपका स्टेज नंबर 3 हो गया, जो कि आप लोग का लेवल नंबर 2 में आता है। 4th नंबर है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। अब इसमें बच्चा ना 11-12 साल का है, 13 साल का बच्चा है, तो इनको क्या लगता है कि हाँ जो भी नियम बने हैं सही के लिए बने, अगर कोई नियम नहीं बनता और कोई रूल नहीं बनाया जाएगा तो उससे इस दुनिया चल ही नहीं पाएगी। तो हर एक नियम रूल रेगुलेशन जो है सही के लिए होता है। इसको हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, यानी कि जो नियम कानून है उस पर उनका विश्वास रहता है, उनके अकॉर्डिंग ये चीजें सही होती हैं। थर्ड लेवल जो तीसरा लेवल हमारा है, ये थर्ड लेवल है। इसके जो स्टेजेस है हमारे, ये है स्टेज नंबर 5 और ये है स्टेज नंबर 6। स्टेज नंबर 5 बोलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कहने का है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स में, नियमों में रहकर करना है, क्योंकि हम इस सोसाइटी के नियमों से बंधे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बंधे हुए होना। तो अब इनसे अगर आप पूछोगे कि ये जो कांड हुआ या ये जो चीजें हुई वो सही है या गलत है, तो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे और बोलेंगे कि देखो समाज में रहना है तो ये तो मानना ही होगा। ऐसा नहीं कि वो मानना चाहते हैं, वो बोलेंगे मानना ही होगा, समाज में रहना है तो ये तो काम करना ही होगा। तो उसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 6 नंबर आ जाता है प्रिंसिपल। ये वाले जो छठे स्टेज वाले जो लोग होते हैं अपने सिद्धांतों पे चलते हैं, अपने प्रिंसिपल पे चलते हैं। समाज के अगेंस्ट भी जाना है, सोसाइटी के अगेंस्ट भी जाना है तो वो भी जाते हैं। उनको जो सही लगता है, जो गलत लगता है वही, जो गलत लगता है उसके खिलाफ में और जो सही लगता है उसके साथ में ये खड़े हो जाते हैं।
तो 6 नंबर है प्रिंसिपल, यानी हर किसी का अपना मोरालिटी होता है, अपना प्रिंसिपल होता है और उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करते हैं। तो ये टोटल जो है आपके 3 लेवल और 6 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैम, मुझे बोथ ईयर्स का एग्जाम इसी ईयर देना है, तो प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। देखो आपको जो है चैनल पर ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, आप वो वीडियो देख करके और सारा क्वेश्चन कंप्लीट करके जा सकते हो, ठीक है। मैम फ्राइडे और सैटरडे को क्लास क्यों नहीं चल रही थी? नहीं हुई थी फ्राइडे सैटरडे, हाँ दोनों दिन नहीं हुई थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी इसलिए। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बता दीजिए, बीएड सेकेंड ईयर में 2 पतली फाइल मिली है असाइनमेंट वाली जिसमें लेसन प्लान बनाने हैं, तो उसमें लेसन प्लीज कैसे बना सकते हैं, क्या क्या लिखना होता है, वो सबका वीडियो बनाया गया है सृष्टि। प्लीज आपसे भी मेरा प्लीज है कि आप लेसन प्लान कैटलिस्ट सोनी लिखिए, कैसे बनाया जाता है फॉर्मेट के साथ। मैंने एक नहीं 5-6 वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ लेसन प्लान को लेकर के। तो आप लिखना बीएड लेसन प्लान और कैटलिस्ट सोनी, हम लोग का चैनल का नाम डाल देना, आप देखना आ जाएगा, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। लेसन प्लान बनाने के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो जो फॉर्मेट आपको सुटेबल लगे आप उसमें बना सकते हो। मैम मैंने कितनी बारी कहा है कि ब्लूम का जो भावात्मक और क्रियात्मक, देखो बाबू आपके कहने से हम लोग क्लास नहीं ले सकते हैं ना, पहले बात सुनो, क्योंकि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का तो ये क्लास हो नहीं रहा है ना, ये सभी यूनिवर्सिटीज को हम लेकर के चल रहे हैं। अब आज हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा है चाइल्डहुड, तो हम वो चाइल्डहुड के अनुसार जो टॉपिक आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वही करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वही देखना है तो आप पीछे हमारे जो वीडियोस दिए गए हैं उसको जाके देख लो। ऐसा तो नहीं है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्लास नहीं करवाया गया है, बहुत बार करवाया गया है, क्रियात्मक भावात्मक दोनों को एक्सप्लेन किया गया, तो आप वो देख सकती हैं। आप जिस दिन क्लास अटेंड करोगे और जो टॉपिक आप बोलोगे इमीडिएट, वो नहीं पॉसिबल है ना। और वो अगर हमने रिसेंट में वो टॉपिक करवाया है तो हम उसको जल्दी रिपीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ये तो है नहीं है आपका क्लास। अगर वैसा है तो आप फिर कोई जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका बैच आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको क्लासेस जो है मिल जाएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, चलो समझ में आ गया ही होगा। तो ये आप लोगों का जो है कोलवर्क थ्योरी को लेकर के एक समराइज्ड वे में पूरे इनकी थ्योरी को मैंने बता दिया, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस को लेके। अब यही चीजें जो है आपको नीचे लिखी हुई हैं। जो लेवल 1 है उसमें आपका पहला जो स्टेज आ जाता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जिसको हम लिखते हैं आज्ञाकारिता और दंड विन्यास। सेकेंड स्टेजेस इंडिविजुअलिज्म का होता है, वही बेनिफिट वाला, जो अपना इंटरेस्ट देखता है बच्चा वो। कन्वेंशनल यानी सेकेंड लेवल में गुड बॉय गुड गर्ल नाइस बॉय बनने का जो है बच्चा उसके अकॉर्डिंग आंसर करता है। एंड फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसमें कानून और व्यवस्था बच्चों को सही लगता है, उनको लगता है कि हर चीज के लिए कानून व्यवस्था होना ही चाहिए, तभी जाकर के हम लोग सही तरीके से रह पाएंगे। पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जिसमें है सामाजिक अनुबंध, जिसको हम बोलते हैं कि समाज में से हम बंधे हुए हैं, समाज के नियमों के साथ हम बंधे हुए हैं और जो हमें समाज के अकॉर्डिंग करना है हम वही करेंगे। मतलब एक तरह से मजबूरी टाइप वाला ये लोग आंसर करेंगे जब भी इनसे नैतिकता के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। फिर आपका है प्रिंसिपल कॉन्साइंस एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सैद्धांतिक अंत चेतना होता है, जिसमें कि इंसान अपने मन की आवाज को सुनता है, इंसान अपने प्रिंसिपल अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करता है। जाहिर सी बात है कि 6 नंबर स्टेज वाले लोगों को बहुत सारे रेपुकेशन, यानी कि अगर समाज के खिलाफ जाओगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको फेस करना होगा, तो इनको करना पड़ता है। ये पूरा आप लोगों का इस तरह का फ्लो चार्ट, जब भी एग्जामिनेशन में लिखोगे तो इस तरह का फ्लो चार्ट आप बना सकते हो और इससे आपका जो आंसर है और अच्छे से एनहेंस हो जाएगा, उसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये जरूरी होता है। मैंने आप लोगों को बोला ही है कि भाई देखो एग्जामिनेशन में जब भी लिखना तो फ्लो चार्ट जरूर बनाना है ना, बिना फ्लो चार्ट के कोई भी क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, ये बात को ध्यान रखना है। ये समझ में आ गया है? चलिए
देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, जैसे कि हमारा लेवल 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का, जो कि आप लोगों का बोलता है कि सही काम करने और सजा से बचने में कोई अंतर नहीं। इनके अनुसार अगर आप कोई भी चीज से मोरालिटी के बारे में पूछोगे, वो सजा से बचने के लिए या ओबीडियंट बनने के लिए ही आंसर करेंगे। इसके पीछे की स्टोरी समझते हैं। जो कोलवर्ग थे उन्होंने जो है इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्चुअली में पाइगेट ने भी, पियाजे जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने भी मोरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी थी। उसी थ्योरी को बोला जाता है कि कोलवर्ग ने आगे बढ़ाया है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कोलवर्ग ने एक आप बोल सकते हो कि बच्चों का ग्रुप लिया है, जो क्लास आप लोगों का एज जो है 3 इयर्स से लेकर के 18-19 इयर्स तक के बच्चों को लिया गया, और लड़कों को लिया गया, सिर्फ लड़कियों को इंक्लूड इसमें नहीं किया। ये इनकी गलती है, एक तरह से एक मिस्टेक है कि इन्होंने सिर्फ बॉयज के ऊपर किया है, जिसकी वजह से इनको बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है। तो बॉयज को लिया है और उनको एक स्टोरी सुनाई इन्होंने। सोचो 3 साल के एज का भी बच्चा है, 18 साल के एज का भी बच्चा है वहां पर जहां पे ये स्टोरी बताई जा रही है, लेकिन सब अपने अपने दिमाग से जो इनका क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा वो अपने अपने दिमाग से जो है आंसर करेंगे। इसी के बेस पे इन्होंने पूरी की पूरी अपनी थ्योरी बनाई है। तो इनका क्वेश्चन था कि एक हिंस नाम का आदमी रहता है, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसकी वाइफ का तबीयत खराब हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती करता है, और वहां पर डॉक्टर एक स्पेशल मेडिसिन लिखता है जो हिंस जो है सभी जगह जाता है, नहीं मिलता है, सिर्फ एक मेडिकल स्टोर में होता है, और उससे वो बोलता है कि वो जो है दवाई दे देने को। तो वो जो वहां का सेल्समैन रहता है, जो भी शॉपकीपर रहता है, वो बोलता है कि मेरे पास एक ही डोज बचा है और इसीलिए मैं इसको डबल दाम में जो है इसको बेचूंगा, डबल कॉस्ट पे बेचूंगा, ताकि मुझे बेनिफिट ज्यादा हो प्रॉफिट के लिए। ये बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर ये अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से जाकर के पैसा मांगता है, लेकिन जैसे 2000 रुपए पे हम बात कर लेते हैं, 2000 रुपीज जो है वो ले रहा है, जबकि उस डोज का यानी उस मेडिसिन का प्राइस जो है सिर्फ 1000 है, लेकिन वो 2000 लेने की बात करता है। तो ये अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सभी के पास जाता है, इसको 2000 नहीं मिल पाता है, सिर्फ 1000 मिलता है। ये लेकर के उस शॉपकीपर के पास फिर से आता है, रिक्वेस्ट करता है कि देखिए 1000 ही इस मेडिसिन का प्राइस है, प्लीज मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरी वाइफ मर जाएगी। लेकिन वो नहीं सुनता है, वो बहुत ज्यादा बोलता है। इधर डॉक्टर बोल रहा है कि जल्दी से अगर आप मेडिसिन नहीं दोगे तो आपकी वाइफ मर जाएगी। तो अब हिंस क्या करता है, उसके पास एक ही रास्ता बचता है उस मेडिसिन को चोरी करने का। तो वो उस दुकान में जाता है और वहां से उस मेडिसिन को वो चोरी कर लेता है, ला करके डॉक्टर को देता है, और डॉक्टर ने उसकी वाइफ को दे देता है, उसकी वाइफ की जान बच जाती है। अब यहीं से जो है कोलवर्ग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हिंस ने जो चोरी की ये सही था या गलत था, एक्सप्लेन करके बताओ। सिर्फ हाँ या ना में आंसर नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि हाँ हिंस ने सही किया है तो क्यों आपको ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि हिंस ने गलत किया तो क्यों ऐसा लगता है। और इसी तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर एक 3 साल का भी बच्चा दे रहा है, एक 18 साल का भी बच्चा दे रहा है। उसी के उन्हीं सभी के डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके जो है इन्होंने अपनी इस थ्योरी को बनाया है। और इस थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन आपको आज 3 लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 6 स्टेजेस देखने को जो मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है। ये रिवीजन क्लास चल रहा है अभी, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है ना, उसका डेट आ गया है मई में। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे 4 जो थ्योरीज वाले क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, हर जगह पे जो है कम से कम 2 थ्योरीज आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। तो जस्ट रिवीजन है। बच्चे ने मैसेज किया था कि मैम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कराने को तो मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ, अब सिर्फ रिवीजन चल रहा है। ओके संतोषी, आज आपने 3 बजे की क्लास अटेंड किया था? क्लास लाइक कर देना सभी। तो देखो अब आप लोग सुन लो, जिन लोगों का जो फर्स्ट ईयर में है ये तो टॉपिक हो ही गया, इसमें फ्लो चार्ट जरूर बनाना, ये वाला फ्लो चार्ट बना देना।
जिन लोगों का जो है एग्जामिनेशन मई में 12 मई को आया ना, डेट आया है, जिनका भी एग्जामिनेशन है वो चाइल्डहुड अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है तो उसमें 4 टॉपिक है, कम से कम 3 कर लेना। एक तो पाइगेट जो मैंने पिछले क्लास में करवाया है वो कर लेना, ये कोलबर्ग जो अभी आप कर रहे हो ये कर लेना, और एक और कर लेना पाइगेट कोलबर्ग के अलावा वाइगोत्स्की। ऐसे तो मैं 4 बोलती हूँ, स्किनर इसका भी बोलती हूँ वाइगोत्स्की, एक और मैं बोलती हूँ आप लोग का एरिक्सन का, लेकिन कम से कम ये 3 जरूर कर लेना। 2 आप लोग के एग्जामिनेशन में रहेंगे, आपको लिखना एक ही होगा, ठीक है। ये प्लीज ध्यान में रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखने का भी तरीका आप लोग को अभी बताया जा रहा है, वीडियोस दिए जा रहे हैं, प्लीज उस पर फोकस करो, वो सारे वीडियोस जरूर देखो, और जो जो आपको टिप्स दिया जा रहा है उसको फॉलो करना। सिर्फ बीएड में ना पढ़ना या फिर आपको टॉपिक आना ही जो है सफिशिएंट नहीं है, आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, फ्लो चार्ट बनाना, पॉइंट में हमें कैसे लिखना है, अंडरलाइन कैसे करना है, कंक्लूजन का, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। और नहीं अगर लिख पाओगे तो बाबू उतना जितना लिख कर आओगे उतना मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है। बीएड में ये सारी चीजें मायने रखती हैं कि आप लोग का प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सभी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, 5 बजे हमारा जो है अब डीएलएड का क्लास होगा, डीएलएड सेमेस्टर 1 का क्लास होगा। आज मैं उन लोग को ग्रोथ करवाने वाली हूँ, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। डीएलएड सेमेस्टर 1 का भी टॉपिक आप लोगों से बहुत मिलता है, तो अगर कोई भी बच्चा है जिसको ग्रोथ यानी कि वृद्धि का टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो आज हमारा जो है 5 बजे का भी, जस्ट 5 बजे मैं इसी यहाँ पे नहीं, डीएलएड वाले हमारे चैनल पर यूपी डीएलएड जो हमारा कैटलिस्ट सोनी डीएलएड का है चैनल है, वहां पे मैं करवाने वाली हूँ, तो वो वाला क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ताकि उसको क्लियर कर। ऐसे तो ग्रोथ सबका ही क्लियर होगा, लेकिन फिर भी एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से 5 बजे का क्लास भी आप लोग कर सकते हो।